अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आज हम ज़रा बात करेंगे कि ओआईसी के मेंबर्स को पाकिस्तान मिलिट्री के लोग लेकर गए जी एलओसी पे। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस करता है भारत। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी सलमान खुर्शीद साहब की जो नई बुक आई है, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने हिंदुत्व को जो है वो कंपेयर किया है आईएसआईएस से। इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने सुमित पीर जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओआईसी के जो मेंबर्स गए हैं, तो क्या देखा आपने और क्या लगा एज अ इंडियन आपको कि पाकिस्तान यहाँ से विजिट करवा रहा है। तो जरूर ऑब्वियसली कश्मीर के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि ओआईसी के लोग हमें सपोर्ट करें, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव साइन फिलहाल पाकिस्तान वालों को तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है आगे जाके कोई बात बने। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ओआईसी का जो कश्मीर का जो मसला है उसमें तो उनका लोका ही नहीं है। दे आर नॉट अ पार्टी, दे हैव नथिंग टू डू विद। एक बॉडी है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर पाकिस्तान ये कहता है भाई आजाद कश्मीर है, हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप कहते हैं आजाद कश्मीर। अगर ये आजाद कश्मीर है तो इसमें ओआईसी वालों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बुला कंडक्टेड टूर देने का मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 3, अगर ओआईसी आता भी है, बयान तो उन्होंने दिया नहीं, एक दो पीछे अधिवेशन लाने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, ओआईसी में वो सारे फेल हो गए थे। तो अब इनको आप घुमाने लाए हैं तो अच्छी बात है, अच्छे नज़ारे हैं, मौसम अच्छा है, थोड़ा बर्फ पहाड़-वहाड़ देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये रेगिस्तान वाली कंट्रियों से आते हैं, वहाँ बर्फ, झरना, पहाड़-वहाड़ नहीं होता, तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, वो बात अलग है। बट बियॉन्ड ऑप्टिकल वैल्यू, एक ऑप्टिकल वैल्यू इसका ज़रूर है, एक थोड़ा इधर-उधर टीआरपी आ जाएगा, थोड़ा मीडिया कवर करेगा, बट इससे पाकिस्तान का अचीवमेंट क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई आप तो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ी टाइट चल रही है, मतलब डॉलर की कमी है, तो ये जो लाखों डॉलर इन पे घूमने फिरने पे लगा रहे हैं, तो अभी पाकिस्तान में तो ये सवाल होना चाहिए, भाई जब यहाँ इतनी इन्फ्लेशन है, डॉलर की हालत इतनी खराब है, इन पे लाखों डॉलर लगाने का मतलब क्या है? ये कंडक्टिव टूर देने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कुछ भी बयान दे देते, ए बी सी डी ई एफ, आरजू जी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आजकल आज इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने तो बोल दिया, ओआईसी हैज नो लोकाई, मतलब वो तो उनका तो लोका ही नहीं है कुछ। तो अब ठीक है, अब कोई भी पीओके आ जाए, घूम फिर के चला जाए और निकल जाए। और इससे एक और बात पता लगती है कि पाकिस्तान मिलिट्री का एक सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो अगर वही वाली बात है, अगर वो आजाद कश्मीर है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसको हम पीओके कहते हैं, तो पाकिस्तान मिलिट्री वहां कंडक्टेड टूर्स क्यों कंडक्ट करा रही? उनका क्या इंटरेस्ट है वहां पे? रादर वहां पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, ये झूठ है क्या बोलना है कि जो पीओके की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन जो उनमें डिग्री करके आता उसको मेनलैंड पाकिस्तान में माना नहीं जाता। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी पीओके में है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट अभी पीओके में है, सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस अभी बलोचिस्तान के बाद पीओके में है, और कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आरजू जी, उन पीओके, ये जो पीओके है, जो आप वॉइसी है, तो उनको आपने ये उनको दिखाया है उन्होंने कि भाई ये जो चीनियों के साथ लाखों लड़कियों की शादी हो रही है, जो चाइनीज दूल्हे आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसकी मंशा क्या? ये इनको डिस्कस किया कि ग्वादर में चाइना क्यों कह रहा मैं 1 लाख लोग बसाऊंगा, 1 मिलियन, सॉरी 1 लाख लोग कह रहा हूँ, 1 मिलियन, 10 लाख लोग बैठाने की मंशा क्या है? डीएनए री इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है? जो आप पंजाबी यहाँ से ले जाके वहां सेटल कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अगर वो कश्मीर है, अगर वो कश्मीरी, तो आप वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की हर तरह से कोशिश कर रहे हो, और फिर ये कंडक्टेड टूर करा रहे। देखिए, अगर आप बुरा ना माने, मैं तो सीधा कहता हूँ, इट्स अ मनी रेजिंग एक्सरसाइज। आप वहां दिखाओगे, इनको बताओगे, देखो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर वो जो अपना शुरू हो जाएगा, लाओ जी हेल्प करो, लाओ जी एड दो, लाओ जी ये करो, लाओ जी वो करो। ये तो वही वाली बात है ना, जो कुछ, अब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब कुछ लोग मुफलिसी का भी बिजनेस करते हैं। तो ये वही वाली बात है, एक्सेप्ट दैट पॉलिटिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली कुछ अचीव तो होगा नहीं इससे, एक्सेप्ट यस दिस ओपन्स द वे टू गेट एड। आई मीन आई कैन बी कैंडिड एज दैट। जी। लेकिन ये भी तो हो सकता है सुबी जी के, क्योंकि इंडिया के भी इस्लामिक कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान को छोड़कर। बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं और आप लोगों के टर्म्स बेहतर है। तो हो सकता है इस तरह का कोई प्रेशर डालने की कोशिश करें कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो कहें कि
कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाला जाए, कश्मीर का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए इस बारे में। हो सकता है कि भारत से जो है इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी वाले बात करें, इसका कोई चांस है? देखिए आरजू जी, ये मैं हमेशा से कहता हूँ आपके शो पे कि हमारे नेशनल टीवी पे हर चैनल पे मैंने एक ही बात कही आरजू जी। देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स है, दैट इज डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इस्लामिक कंट्रियों का देखें, अभी सऊदी अरबिया एक टाइम था कुछ 10 महीने पहले नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया था। हमारा नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर सऊदी अरबिया था, अब वो नंबर 4 पे आ गया। आज हकीकत ये है कि सऊदी अरबिया को ये लग रहा है कि जितना मैं मार्केट शेयर छोड़ूंगा, यूएस वाले उतना मार्केट शेयर लेंगे। नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर जो हमारे लिए है, ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया, नंबर 1 इज यूएस। सऊदी अरबिया जो नंबर 1 था पिछले 30 साल से, नंबर 4 पे हो गया और उनका मार्केट शेयर उतना हिल रहा है। अब देखिए वर्ल्ड ईवीज पे जा रहा है, वर्ल्ड इस चीज पे जा रहा है। और अब ऐसी सूरत में अगर आप ओआईसी कंट्रीज को मैं पुट टुगेदर भी कर लूं, वो वर्ल्ड का कितना जीडीपी कंट्रोल करती है, कितना ट्रेड कंट्रोल करती है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है उनका, और कितना उनका कंट्रोल लेवल इकोनॉमी पे, ये 10-12% से ज्यादा नहीं है। और इंडिया एक बहुत बड़ा पावर बन गया, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पावर हाउस बन गया है। अगर आप G20 से थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा डाइवर्ट करते हुए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट है। G20 में क्या हुआ? G20 में बात हुई क्लाइमेट की, G20 में बात हुई सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि भाई सप्लाई चेन का रेजिलियंस चाहिए। G20 में बात हुई आरजू जी 5 बिलियन वैक्सीन देने की एक साल में, जो हमने दे दिया। और आपने एक चमत्कार होते हुए देखा होता, ये जो WHO वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगा था वुहान नाम हो गया उसका, तो उन्होंने 24 घंटे में कोवैक्सीन का अप्रूवल दे दिया। पहले महीनों कागज अटके पड़े थे, 20 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन लग चुका, मोदी जी को खुद कोवैक्सीन लग चुका है, जिनसे वो जपिया पा रहे थे सब वर्ल्ड लीडर। और मोदी जी ने जैसे बोला कि भाई हम 5 मिलियन वैक्सीन देंगे, 7 मिलियन दुनिया की आबादी, तुरंत अप्रूवल मिल गया। आपने देखो ये अर्दोगन, ताइब अर्दोगन खूब फोटो वोटो ये भी बनवा रहे थे, खूब फोटो खिंचवा रहे थे, देखोगा आपने। तो पर G20 का अगर आप गणित देखें आरजू जी, 79% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, हाँ, 79% ऑफ द जीडीपी, 84% ऑफ द वर्ल्ड करेंसी वैल्यू, ये कंट्रोल करते हैं। इसलिए G20 का वर्चस्व है। आज जो भारत की पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्लामिक कंट्री या सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री विल वांट टू गेट इनटू दिस। उनका मिलना उन्हें कुछ नहीं है, उन्हें पता भारत हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो हैम्पर हो रहा है। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आज तक सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर था चाइना, पर चाइना ने डील कर लीजिए ईरान से 10 साल की, $500 बिलियन की, इसमें बात कर चुके हैं। अब नंबर 1 जो ऑयल इंपोर्टर है, जिसकी सबसे बड़ा ऑयल को इंपोर्ट करने की क्षमता है, अभी 10-20 साल 30 साल अभी है, वो है इंडिया। और आप जानते हैं इस्लामिक कंट्रियां काफी जिनका डिपेंडेंस ऑयल पे है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा ऑयल वेयर तो आज भी भारत है। इराक का सबसे बड़ा ऑयल वेयर जिसमें उसकी इकोनॉमी चलती है, वो भी भारत है। नंबर 1 यूएस है, फिर नाइजीरिया है, फिर इराक है, नंबर 4 पे सऊदी अरबिया आता है। तो ये जो कॉमर्स और जो ये ट्रेड जुड़ा, और अब इसमें वैक्सीन आ गई, 5 बिलियन वैक्सीन जहां से आएगी, तो तेल आपका चलता है, इकोनॉमी आपकी चलती है, ट्रेड आपका चलता है, वैक्सीन वहां से आनी है। और भगवान न करे ये चीनी कोई और वायरस बना रहे हो, पता नहीं कब कौन सी नई वैक्सीन की जरूरत पड़े, वो भी भारत से आएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई इस पचड़े में पड़ेगा। मैं तो हिंदी में का एक वर्ड होता पचड़ा, इस पचड़े में कौन पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आपके कुछ जर्नलिस्ट साहब भी उनके साथ घूम फिर रहे थे। देखिए कश्मीर सुंदर जगह है, नजारा अच्छा है, झरने पहाड़ वह देखेंगे, फोटो वोटो बनाएंगे, निकल जाएंगे, और क्या होगा। लेकिन सर, जब कंट्रीज किसी को इस तरह से एंगेज करती हैं, जैसे ओआईसी की कंट्रीज को अगर पाकिस्तान एंगेज किया और उनको लेकर गए एलओसी पे, तो ठीक है, एक एज अ इंडिविजुअल मैं और आप कुछ भी बात समझ सकते हैं या कह सकते हैं या फील कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज की जहां बात आ जाती है तो वहां पे तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी होगी, पूरी तरह से कुछ ना कुछ सोचा गया होगा कि जी क्या फ्यूचर हो सकता है इसका और क्या हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं। अगर यही सोचा जाए कि नहीं, इस्लामिक कंट्रीज जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, जो कि अभी तक नहीं कर रही, तो इस चीज के लिए भी मुझे बहुत से लोग अभी बुरा भला पाकिस्तान से कहना शुरू करेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि इस्लामिक कंट्रीज ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है जिसके हम लोग चाह रहे थे या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के यहाँ भी जो है वो अमित शाह जी और दूसरे लीडर्स जो हैं वो अब कश्मीर, आपकी साइड पे जो कश्मीर है वहां पे जा रहे हैं, वहां के चक्कर लगा रहे हैं, और तो कुछ एक्टिविटीज तो नजर आ रही हैं।
तो लगता है आपको कि कहीं कुछ अब फाइनल होने ही वाला है कश्मीर का, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जो भी हो, लेकिन अब कुछ साल में हम क्या ये देखने जा रहे हैं कि कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाल लिया है दोनों कंट्रीज ने? देखिए आरजू जी, पहली बात तो होती है अगर कुछ मेजर ग्राउंड पे होने वाला उसकी आपको तैयारी साल 2 साल 3 साल में दिखती है। आज तक ओआईसी ने एक अधिवेशन पास नहीं किया, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई एक बात तो कुरैशी साहब ने पूरी तैयारी भी की थी, कुछ स्टेटमेंट आएगा, वहां चले भी गए थे, पर वहां से कुछ स्टेटमेंट मिला नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो देखिए कश्मीर की पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थिएट्रिकल वैल्यू। थिएट्रिकल वैल्यू इसलिए है कि भाई आज जो पाकिस्तान में आप जानती है इंटरनल सिचुएशन क्या, इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो, टीएलपी को लेके हो, बहुत से मसाइल कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की जनता को, अब जब ओआईसी वालों को आपने बुला लिया, 8-10 लोग को घुमाया तो आप उनको ये दिखा नहीं यार कश्मीर का जो मसला है ये जिंदा है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूएन हो, यूएनएचआरसी हो, कुछ भी हो, वहां पे किसी भी G20 हो, G7 हो, कोई भी ऐसा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक है, वहां पे कश्मीर इज अ डन एंड डस्टेड इशू। अगर आप यूएन में देखें 1967 के बाद तो इस पे सिक्योरिटी काउंसिल में बात भी नहीं हुई, मतलब अब कितने 50 साल से ज्यादा हो गए। अब इसको जिंदा रखना, अब इस मसले को चलाना है, इस इशू को चलाना है। और आप ये जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी का भी मंशा जब तक कश्मीर की का जो चल रहा है, हमारी भी दुकान चल रही है। अब फौजी तंजीम तो आपके यहाँ सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, 10% जीडीपी कंट्रोल करती है, नैपी से लेके क्या नहीं बनाती, बेबी फूड सब बनाती है, ये तो उनकी मंशा है। अब चलिए उस विषय पे नहीं जाते आजकल, बट मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो कश्मीर नाम का जो जिन पाल रखा है ना, इसको दाना पानी देते रहना। अब दाना पानी जब कहीं कोई नहीं पूछ रहा, चलो ओआईसी वालों को पकड़ लाओ, देखो जी बॉर्डर ले गए, दिखा दो। देखिए आज आपको हम बात क्यों करें, अगर ये ओआईसी का विजिट नहीं होता, आरजू जी सच बताइए, आप इस पे शो करते नहीं करते? भाई इंडिया ने तो एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, ओआईसी हैज नो लोकाई इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फैसला पीओके का ये होना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग पीओके इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हिच हैज टू बी सेटल्ड। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा। तो हमारे तरफ से तो वो हमारी टेरिटरी जो हमारे पास है नहीं, उसको कभी न कभी लेना है, और ये कश्मीर का होना। और मेरे को मैं सच बताऊं आपको, मैं दिल से बताऊं आपको एक चीज, मुझे बताइए 70 साल से पाकिस्तान को कश्मीर कश्मीर लगा के मिला के, आजादी तो साथ मिली थी ना, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो आज इंडिया कहाँ पाकिस्तान का? अगर प्रायोरिटीज बदल जाए, अगर ऑब्जेक्टिव्स बदल जाए, तो आपके यहाँ भी हमारे आसपास ही तरक्की हो सकती है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बट जब प्रायोरिटीज ही यही है, प्रायोरिटीज ही वही है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और यही सारे ये जो आपके यहाँ जो कुछ शरीफ लोग एनजीओ चलाते हैं ना, वो मतलब जहाँ क्लाशनिकोव वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं, पर चलिए वो एनजीओ चलाते हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिलते नहीं है, वो खूब घूमते पर वो किसी को मिलते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे, उनको जेल में आप बंद कर दे तो उनके तो बच्चे हो जाते हैं, मतलब परिवार की वृद्धि होती है, नहीं होते हैं, मतलब देखिए कहीं दुनिया में कहीं ऐसी चमत्कार होते हैं। तो अब जब ये, अब प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली अगर ये है, तभी 400% आटे और दाल में इन्फ्लेशन है, तभी 70% आटा दाल इंपोर्ट होता है, तभी 70% इन्फ्लेशन है दूध में, तभी 170-72 रुपए का डॉलर हो गया। ये पाकिस्तान इज अ टेल ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अरे आप छोड़िए यार, ये कश्मीर वश्मीर के मसले निपटते रहेंगे, कुछ चीजें कुदरत पे छोड़िए, जो होना को हो जाएगा। पहले आप अपनी प्रायोरिटी जो करिए, वहां तो ठीक करिए। कितने कितने आप बताइए, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग गई, कितने लोगों को दूसरी वैक्सीन लग गई है? ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का है, मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है, ये सब चीजों की बात ही नहीं हो रही। अब ये क्या करे, फिर वही पुराना ना, वो किसा पिता रिकॉर्ड ला रहे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बह गए। वो रिकॉर्ड एक होता था ना आरजू जी, ग्रामाफोन, जब वो चलता था, दिल के अरमा आंसुओं में, जब वो अटकता, बह गए बह गए बह गए बह गए बह गए। वो ग्रामाफोन की सुई अटक गई है। God, I hate this song. अरे वो जब ग्रामाफोन की सुई अटकती है ना, अब क्या है, वो जो होते हैं ना डिस्क, तो डिस्क खराब हो गई है, ग्रामाफोन आउटडेट हो गया। आज यूट्यूब का जमाना, आईपैड आईपॉड का जमाना, उस पर स्विच करें, ग्रामाफोन भूल जाइए, वो रिकॉर्ड भूल जाइए, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। बाकी नहीं मर्जी खैर, नहीं ऑब्वियसली कश्मीर कश्मीर तो हम करते ही रहेंगे। और बिल्कुल जैसे वैक्सीन की बात की आपने, तो काफी लोगों को वैक्सीन यहाँ पे भी लग चुकी है। और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो या तो कहते हैं जी मैग्नेट यहाँ पे चिपक रहे जहाँ वैक्सीन लगते हैं, या फिर वो बल्ब, एक वीडियो ये भी आई थी, बल्ब ऑन करके दिखा रहे थे कि वैक्सीन लगाइए तो बल्ब ऑन हो रहा है। तो खैर इस तरह के भी हमारे यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन आई होप एंड आई विश के
कुछ भी हो, लेकिन एक सॉल्यूशन जो है, एक कुछ ना कुछ इसका हल जो है कश्मीर का, वो जरूर निकल आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और इस तरह से कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था आपके यहाँ तो जिनजिनात भी बहुत एक्टिव है। बिल्कुल, बिल्कुल है सर। हमारे यहाँ यहाँ स्पेशली इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर हम अगर आगे बढ़ें और हम बात करें जो सलमान खुर्शीद साहब की बुक की, जो मैंने आपको बताया था और अभी इंट्रो में भी बात की, क्या कंट्रोवर्सी सर वो शुरू हुई है, क्या चल रहा है, बड़ा हंगामा है? जी देखिए, ये मैं कभी कई बार ना आरजू जी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मतलब मेरा ना खुद मैं गणित नहीं लगा पाता, मैथमेटिक्स नहीं जोड़ पाता। ये करते देखिए, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है? यूपी में इलेक्शन होने वाला है। आज सलमान खुर्शीद साहब, कल रात की बुक दिल्ली में रिलीज हुई है। बैठते साथ पी चिदम्बरम साहब और बैठते हैं दिग्विजय सिंह। मुझे एक बात बताइए, यूपी के इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने बुक रिलीज की, चाहते तो इलेक्शन 2-3 महीने बाद रिलीज कर देते। इन्होंने क्या बोला जी, बोला कि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की कंपैरिजन उन्होंने की पेज नंबर 113 पे, किससे? बोको हराम से, आईसिस से, और मतलब ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको यूएन हम के डेजिग्नेटेड ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से की है। वही चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेके, कुछ ठीक नहीं था, मतलब ना उस पर डाउट्स कर रहे हैं, ठीक है जी। वही दिग्विजय सिंह साहब तो उन्होंने तो हद ही कर दी, कहते हैं भाई हिंदुत्व तो हिंदू उसका हिंदुइज्म का पार्ट ही नहीं है। तो अब पहले अब मुझे शुरू नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। ये ऐसे लोग हैं, सलमान खुर्शीद साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और दिग्विजय साहब भी बहुत सीनियर पोस्ट पर है। राहुल गांधी के गुरु माना जाता है, पॉलिटिकल गुरु है राहुल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, यूपी इलेक्शन से पहले आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़े कर रहे हो, इसका सीधा सीधा एडवांटेज बीजेपी को जाएगा यूपी इलेक्शन में। अब ये लोग मतलब क्या सोच के करते हैं, क्यों करते हैं? मुझे अब आते हैं मुद्दों पर। ये था पॉलिटिकल पार्ट। अब पहले मैं बता रहा हूँ, अगर हिंदुत्व हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है आरजू जी, तो ये किसका? इस्लाम का पार्ट है, क्रिश्चियनिटी का पार्ट है, जुडाइज्म का पार्ट है, किसका पार्ट है? अगर हिंदुत्व है, किसका? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। ये रिलीजन, ये 24,000 साल पुराना है, सनातन, उसका फॉर्म है हिंदुत्व। तो आप कह रहे हो हिंदुइज्म का ही पार्ट नहीं। अब राहुल गांधी जी तो उससे भी बड़ा खैर बयान देते हैं। वो आजकल, वो आप देखिएगा, आजकल ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड, आज रात को बड़ा ट्रेंड करा। उन्होंने कुछ हमेशा कुछ ऐसी चीज बोल देते। देखिए, उनके बयानों में सबसे बड़ी बात क्या आरजू जी, वो पॉलिटिकल नहीं होते, वो एंटरटेनिंग ज्यादा हो जाते हैं। उनके वीडियो ट्रेंड नहीं करते ट्विटर के, मतलब पॉलिटिकल बयानों के लिए। वो कभी मशीन से आलू निकालते हैं, ऐसी कई सारे आविष्कार जो होते हैं ना, इजा, जैसे आपने कहा भाई कोई यहाँ बत्ती लगा रहा था वैक्सीन के बाद, कोई किसी की मैग्नेट चिपक रही थी, ऐसे कई सारे जो चमत्कारी चीजें राहुल गांधी जी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं चिदम्बरम साहब पे। राम मंदिर की बात करें, 500 साल से डिस्प्यूट चल रहा था, 135 साल, 125 साल, आई कैन नॉट रिमेंबर करेक्टली नाउ, ये कोर्ट में रहा। जब से आजादी हुई उससे पहले से कोर्ट में था, और ये कह रहे कि यार ये फैसला ना थोड़ा गलत था, ये फैसला ठीक नहीं था। मुझे बताइए, 500 साल डिस्प्यूट चला, 135 साल, 125 साल, जो भी नंबर है याद नहीं आ रहा मुझे, ये कोर्ट में चला। इससे ज्यादा क्लीन ट्रांसपेरेंट कहीं दुनिया में कोई केस हुआ है? नहीं हुआ। अब सलमान खुर्शीद साहब पे आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ टाइप बंदा हो, वो क्या है आपके यहाँ वो एक है ना मियाँ मिट्टू, वैसा टाइप बंदा नहीं है कि कुछ भी बोल दे, मतलब पढ़े लिखे लोग। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये हिंदुत्व का कंपैरिजन करे आईसिस से। मैं इनको बोलता हूँ 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन ही साइंटिफिकली प्रूव है, उसकी आप कंपैरिजन किससे करें? आईसिस से। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर दुनिया में किसी ने मारा, वो आईसिस ने मारा। बोको हराम, जिन्होंने लड़कियां उठाई सेक्स स्लेवरी के लिए, अब भी गायब है, कुछ लड़कियां अब भी नहीं मिली, उससे आप हिंदुत्व का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता इन पढ़े लिखे लोगों की मंशा के, ये कर क्या रहे हैं? मतलब आप ये उल्टे सीधे बयान देके आप, मतलब आप, वही वाली बात है कि मैं, मतलब अगर मैं चांद पे थूकूंगा ऊपर की तरफ देख के तो होगा क्या? तो आप ये वाली हरकतें कर क्यों रहे हैं? आपको मिलता क्या है? आपको इससे होगा क्या? मतलब व्हाई आर यू स्टार्टिंग सच कंट्रोवर्सी? इसीलिए ये आज मैं बता, आप हिंदू छोड़िए, मुसलमान भी छोड़िए, चाहिए जीव को पकड़ते, जीव ना यहूदी को, एक बुद्धिस्ट को पकड़ते हैं, और एक अफ्रीका के एक जो वहां पे एक जो छोटे ट्राइबल है उनके रिलीजन वाले को पकड़ते हैं, और उसे बोलते हैं कि यार ये जो हिंदू है ना, हिंदुत्व, ये आईसिस और बोको हराम जितना है, वो भी मना कर देता, कहेगा क्या बात करते हैं। तो ये जो उनका, अच्छा राहुल गांधी साहब फिर आरएसएस लिया है, आरएसएस में हम वीडियो कर चुके हैं,
राहुल गांधी जी के तो सपने में भी आरएसएस ही घूमता है, क्योंकि उन्हें लगता है जब तक ये आरएसएस है तब तो सत्ता तो मिलेगी नहीं। अभी हमारे एक अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर जी, वैसे कांग्रेस के काफी काम करते हैं, उन्होंने भी बोला यार 40-50 साल तक तो बीजेपी सेंटर से हटेगी नहीं। मतलब अगर आपके पास विकल्प नहीं है आरजू जी, हद क्या, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं, यू हैव नो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, यू हैव नो बेटर गवर्नेंस, आप क्या करते हो जी? हिंदुत्व आईएसएस, आईएसएस को बने कितने साल हो, 5-6 साल हो गए। 24,000 साल पुरानी चीज को आईएसएस से कंपेयर करोगे, बोको हराम को बने 8-10 साल हो गए। 24,000 साल पुरानी चीज को बोको हराम से कंपेयर करोगे। और दिग्विजय साहब ने तो छक्का ही मार दिया, कहते हैं कि ये हिंदुत्व तो हिंदुइज्म का पार्ट ही नहीं। तो भाई किसका पार्ट है बताइए, कौन सा रिलीजन किसका पार्ट है? और 500 साल जो डिस्प्यूट चला, 125 साल जो कोर्ट में चला, जब से आजादी मिली तब तक वो कोर्ट में चला। मेरा भाई ये फैसला मतलब ना कुछ ठीक नहीं था। तो ये क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कास्टिंग एस्पर्शंस। आप सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो, एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हो। आपका पॉलिटिकल मोटिव क्या है मुझे नहीं पता, आप किस लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और अगर आपको लगता है कि ये चीज लेके हम मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुसलमानों को खुश करेंगे, वोट बैंक लेंगे, देखिए अब इन्हें पता जीतना तो है नहीं। कह रहे यार लास्ट से ना लास्ट से 50 सीटें थी 550 में से, चलो अब की बार 60-70 हो जाए, तो ये वो वाली राजनीति है। चलो 10-20 जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां से और सीटें आ जाए। राहुल गांधी जी वायनाड जाके इलेक्शन लड़ते हैं, रायबरेली से नहीं लड़ते। अमेठी से हार गए तो वायनाड जाके इलेक्शन लड़ते। क्यों लड़ते हैं आपको पता, मुझे तो पता, आप भी जर्नलिस्ट है। तो ये वाली जो मेंटेलिटी 10-20 सीटें और वोट, 10-20 वोट लेने की, 10-20 सीटें और कैप्चर करने की मेंटेलिटी है। सैफरॉन टेरर इन्होंने बोला था, चिदम्बरम साहब ने। मुझे बताइए सैफरॉन टेरर आपने कहा हिंदू टेररिस्ट पकड़ा दुनिया में? कौन सी हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी? कितने कलाश्निकोव, कितने आरपीजी, कितने पिस्टल, कितने मोटार, और कौन से जंगल में, किस जंगल में इनका टेंट लगा था बताइए। मतलब ये जो आपकी जो एक पॉलिटिकल डेस्परेशन है ना, ये डेस्परेट हो चुके हैं आरजू जी। देखिए कुछ लोग आपके यहाँ भी जब वो डेस्परेट हो जाते हैं, जिनजनात काफी चीजों का सहारा ले लेते हैं, वो माला वाला जितनी भी होती है। अब ये उसी तरह, ये उसी लाइन पे जा रहे हैं। जब आपको पॉलिटिकली डेड एंड मिलता है, आप क्या करते हो, यू लो द बेल्ट। आप भाई हिंदू को गाली दे दो, हिंदुत्व को गाली दे दो, ये कर वो कर दो, उसमें 10-20 सीटें और मिल जाएंगी। बोलेंगे यार 44 थी, फिर 52 आ गई, आपकी बात 70 आ गई, इंशाल्लाह हम आगे चल रहे हैं, ऐसी इसी रफ्तार पे चलेंगे तो 50 साल में जो इलेक्शन होगा, चाहे आप और हम होंगे नहीं होंगे, वो हम जरूर जीतेंगे। तो ये वो वाली राजनीति, ये अब है पॉलिटिकल डेस्परेशन। मुझे बहुत दुख होता है, मैं सच बताऊं आपको। ये जो पढ़े, अगर ये अनपढ़ लोग करें ना, ये जो मुल्ला मौलाना होता है, जो जिन्हें कुछ नहीं पता, जो उनका तो काम ही खैर ये, पढ़े लिखे, मतलब पढ़े वकील, पढ़े लिखे, जो बड़े बड़े पोस्टों पे रह चुके हैं, जो बड़े बड़े जिन्हें देश ने सम्मान दिया है, जिन पे ट्रस्ट किया है, अगर वो ये बोलते हैं तो ये यहाँ बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति जो है ना, बहुत ही ऊंची किस्म की राजनीति है, उसको दर्शाता। मुझे मतलब मैं क्या बताऊं आरजू जी, मतलब ऐसी चीजों को देख के ना दिल टूट जाता है भाई। मतलब होना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिल नहीं। टूट जाता है, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। क्या दिक्कत? नहीं होना नहीं चाहिए। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में रिलीजन चाहे किसी का भी हो, कुछ भी हो, वो उसका अपना एक मामला है कि वो क्या मानता है क्या नहीं मानता, लेकिन इस तरह की चीज़ों को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, रिलीजन के ऊपर जो है वो अपनी पॉलिटिक्स की दुकान जो है ना वो नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत होता है रिलीजन, बहुत ज़्यादा मिसयूज ऑफ रिलीजन होता है पाकिस्तान में, और आई विश कि ऐसा ना हो और लोगों को थोड़ी अक्ल आ जाए। लेकिन यही मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी 2 दिन से, तो मैं कहा मैं आपसे पूछूं। और थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने आज ज्वाइन किया। आई होप कि आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। राजू जी एक चीज मैं लास्ट में जाते जाते जी बोलूंगा, हर एक का अपना रिलीजन है। अगर आपको लगता है, अगर ये किसी को लगता है सलमान खुर्शीद हो, पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं कुछ भी कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को दबा के अपना राजनीतिक फ्यूचर बनाओगे, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं। आपको, आपका रिलीजन आपको मुबारक, आप सलमान खुर्शीद साहब मुसलमान है, बहुत बढ़िया बात है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदुइज्म मुबारक, जो क्रिश्चियन है उससे क्रिश्चियन, यहूदी उससे यहूदी। पर आपके रिलीजन को गिरा के मैं अपना राजनीतिक भविष्य बनाऊं, मैं अपना मतलब ना राजनीतिक रोटियां सेकूं, ये है, ये इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये करके उन्हें, मुझे लगता है कि जो जो जिस जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना आरजू जी, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बार 8-10 सीटों में ही समझ जाए। 10-20 सीटें बढ़ेंगी नहीं, टोटल 10-20 सीटों में रह जाए।
ये पूरी समझ। हाँ, अगर पब्लिक समझ जाए, अगर पब्लिक में इतनी अवेयरनेस आ जाए और पब्लिक ये समझने लगे कि ये मजहब का चूरन बेच रहे हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान के लोगों को भी अगर ये बात समझ आ जाए, तो शायद बहुत सी चीजें जो हैं वो सही हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।